चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लाइट पता नहीं आती जाती रहती है, आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे थे ना। ये आपने ट्राई किया, ये मार्कोव चेन का एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मार्कोव चेन का अप्रोच पढ़ोगे तो उससे आपको इजी लगेगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मार्कोव चेन का है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है ना। क्वेश्चन तो विजिबल है आराम से, हाँ इतना काफ़ी है स्क्रीन देखने के लिए। तो let x1 x2 xn be IID random variable which are uniformly distributed on theta to 2 theta, जहाँ थीटा मोर देन 0 है। तो शो करो ये एमएलई है। एमएलई तो निकालना आता होगा, तो आसान है, जैम में सीखा होगा आप लोगों ने। एमएलई एमएलई इजी है ना। यस सर। सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है इसका, देन आपको देखना है लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम कब होगा। तो ये तो आप इजीली जानते हो, जैम जिन लोगों ने किया उसमें इजी है। अब अगर फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड ऑन द एमएलई। अब ये एमएलई है, तो आपको क्या करना है, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 का। तो ये निकालोगे ना तो समथिंग आएगा। फॉर एग्जांपल के थीटा टाइप का आ जाएगा, मान लो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो के को इधर भेज देना, तो क्या हो जाएगा, या अपॉन 2 छोड़ दो, हाँ ठीक है, कुछ तो आएगा यहाँ पे। तो के को इधर भेज दो, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 के इज थीटा। तो ये आंसर हो जाएगा, कर लेंगे ना, आसान है। तो बस यहाँ पे आपको nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है, उससे हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा वैसे ही। अब गिवन एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 सो दैट, तो ये देख के समझ आ रहा है किसका डेफिनेशन है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। हाँ, सो ये xn/2 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। और इसका क्या मतलब है कि xn/2 इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये डेफिनेशन है ना कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का। और आपको पता है कि एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो हो गया। यस ठीक। सर। सो एमएलई से अनबायस आ जाएगा, एमएलई इज कंसिस्टेंट। सो हो गया ये प्रूफ। तो सीधा आप अगर ये थ्योरम दिखा दिया तो इसका प्रूफ लिख सकते हैं आप, कि एमएलई कंसिस्टेंट होता है, वो दिखा दीजिए तो हो जाएगा। मतलब ये थ्योरम ही है कि एमएलई इज कंसिस्टेंट। तो एमएलई कंसिस्टेंट है तो ये हो गया। तो ये कहना चाह रहा है, ये डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, कि इफ टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा इफ एंड ओनली इफ टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इजी था। सर सी पार्ट में शो करना है कि ऐसा होता है। हाँ, तो शो करो, डेफिनेशन से करो, दिखाओ। मतलब ऐसे तो दिख रहा है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, बट चलो दिखा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, शो कर देंगे ना। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ये निकालूं यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ xn/2, ये थीटा आ गया। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ xn/2, ये 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है। सर कंसिस्टेंस एस्टिमेटर। हाँ, तो इससे ये प्रूव हो गया कि xn/2 इज कंसिस्टेंट। थ्योरम कहता है कितना, थीटा। एंड इससे ये प्रूफ हो गया। तो जी थ्योरम का सर। हेल्प किया, उससे भी हो गया। क्योंकि थ्योरम है कि अगर ऐसा होगा तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट में तो डेफिनेशन है ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो इसी का डेफिनेशन ये है। इक्विवेलेंट ही है सब। नेक्स्ट जो है सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। तो सेवेंथ कह रहा है कि देयर आर टू अर्न्स ईच कंटेन कैपिटल N बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 टू कैपिटल N। अच्छा, तो टू अर्न्स है और सबके अंदर, दोनों के अंदर मतलब है ना। सो अर्न 1 अर्न 2, तो 1 से n तक है ना, 1 2 इस तरह मान लो n तक है, यहाँ भी 1 2 इस तरह से n तक है। फ्रॉम ईच अर्न अ सैंपल ऑफ साइज n इज सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ईच में से आप निकाल रहे हैं, n निकाल रहे हैं, ईच अर्न सैंपल ऑफ साइज
स्मॉल एन इज सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक एट ए टाइम, ठीक है। डिनोट द सेट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सैंपल बाई S1। तो इसमें से जो आया I1 I2 IN आया, इसमें से जो आया J1 J2 JN आया, इस तरह से। अब x जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन S1 S2। अब देख रहा है कि कितने एलिमेंट कॉमन है S1 S2 में, वो आपको एक्स एक्स कार्डिनलिटी एक्स तो यहाँ नंबर हो जाएगा ना। नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन S1 S2 कुछ भी हो सकता है, हो सकता है सारे कॉमन आ जाए, हो सकता है एक भी कॉमन ना हो, लेकिन डिपेंड करता है कितने एलिमेंट है, एन और एन में क्या रिलेशन उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए कुछ फिक्स करके करोगे ना तो आसान रहेगा। आप कैपिटल एन फिक्स कर लो, स्मॉल एन भी फिक्स कर लो, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। अच्छा, स्मॉल एन तक ना, एन ही तो निकाला है, तो जीरो से स्मॉल एन तक जाएगा, 0 1 2 अप टू स्मॉल एन। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब तो ये आसान है, बताओ। कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? एक अभी आप एन को फिक्स करके काम करो, आसान रहेगा, ठीक है। हम्म जैसे अभी ना एक काम करो, चलो एन को हमने मान लो 10 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और स्मॉल एन को मैंने 2 रख दिया। पहले पर्टिकुलर केस के लिए काम कर लो, वो जनरल के लिए काम करना आसान होता है ना। तो उस तरह से मान लो, तो 1 से 10 है, एन बराबर 2 है। तो अब यहाँ पे अगर इस केस में बात करूंगा, तो x की वैल्यू 0 1 2 होगी, यही ना। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। तो इसका क्या मीनिंग है कि आपने दो एलिमेंट यहाँ से निकाले, दो यहाँ से मिला निकाले, और कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तब निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एंड देन जनरलाइज इट। और दूसरा में खुद ही ये कह रहा है कि मान लो n 6 है एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x 4 है, तो मतलब चार एलिमेंट कॉमन है। तो ऑब्टेन द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ n। अच्छा, सो अब मान लो स्मॉल n की वैल्यू 6 है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल X 4 है, ठीक है। तो स्मॉल n की वैल्यू 6 है, कैपिटल X की वैल्यू 4 है। हाँ, तो बताओ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ n। तो इसका क्या मतलब होगा? एवरेज को इक्वल करना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ n के, तो n तो यहाँ रैंडम हो जाएगा। निकालो जी, ट्राई करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ रही है n-2c2 अपॉन n0। अच्छा, ठीक है। निकाल पाओगे ना, देखो। अब इसमें जब n 6 मतलब 6 एलिमेंट ड्रॉ किया, उसमें 4 कॉमन आ गया, तो बताओ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट n का क्या होगा? तो 4 कॉमन है और 6 ड्रॉ किए हमने, तो n का एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है आपको।
कुछ समझ आया जी आप लोगों को? हम्म। तो यहाँ से ई एक्स कितना आएगा अगर, अच्छा पहले एक्स ई एक्स निकालना पड़ेगा ना। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर एन का निकालना है। सही, इसको जो है ना, जो मैं सपोर्ट लिख रहा था 0 1 2, ये जाएगा मिनिमम ऑफ एन कॉमा, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कितने हैं। एन के एन कॉमन हो सकते हैं, लेकिन वो तब होंगे जब ठीक है, अभी एन के लिए एन तक ले लो। क्या हम यहाँ बोल सकते हैं एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक होगा? तो हाइपर ज्योमेट्रिक में अगर करें तो क्या होगा? जैसे भी मैंने कहा था एन को 10 लो, ठीक है ना, स्मॉल एन को 2 लो, तो इसमें क्या निकल आता? तो यहाँ से तो एक से ही आएगा 0 1 2, तो एक्स बराबर 0 यहाँ से नहीं निकल आएगा, बताओ ये। तो एक्स बराबर 0 अगर देखोगे, सो नो कॉमन, मैं दो एलिमेंट निकाल दे और कोई भी कॉमन नहीं आया। तो हमें तो दो है ना, दो वहां से भी निकाले, दो उसमें से निकाले, टू अर्न्स हैं। सो हमने टू टू फाइंड किए दो बार। तो यहाँ तो कुछ ऐसा होगा 10 चूज 2 10 चूज 2, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो। अब फर्स्ट बॉक्स में जो आया वो सेकेंड बॉक्स में नहीं आएगा।
तो फर्स्ट बॉक्स में कोई भी दो निकाल लो 10 में से। अब एक भी कॉमन नहीं आना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि उन दो को छोड़ के बाकी में से निकलना चाहिए। सो 8 चूज 2 टाइप का चेक करो भाई, ऐसा होगा? पहले बॉक्स में से कोई भी दो निकाल लिए, अब वो जो दो आएंगे वो एक्चुअली कॉमन नहीं होनी चाहिए सेकंड वाले में, है ना? तो हमने वो हटा दिया पहले ही वो दोनों, तो बचे 8 में से दो निकाल लिए, ऐसा होगा। एक कॉमन रखना है तो यहाँ भी ऐसे ही है, अगर एक निकालने हैं, है ना? अभी इसका निकालता हूँ 1 का। सो यहाँ भी तो ऐसे ही होगा 10 चूज 2 10 चूज 2। अब यहाँ क्या है, पहले दो निकाल लो। अब इसमें एक ही कॉमन रखना है, तो इसका मतलब है बाकी 9 में से आपको एक निकालने हैं और इन दो में से एक निकालने हैं। ओके, तो एट द एंड 8 चूज 2 2 चूज 0 था, और ये तो दो आया, तो एक कॉमन है। तो एक कॉमन मतलब बाकी 8 में से एक आएगा, दो में से, हाँ ठीक है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक आएगा, सही है ना? तो एट द एंड ये कैंसिल हो गया ना, जैसे यहाँ अगर लिखते तो जो बचा है ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा है 8 चूज 1 2 चूज 1 10 चूज 2। तो एट द एंड आप निकालोगे ना, तो इससे ये समझ आया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ना हाइपर ज्योमेट्रिक में जाएगा। हाइपर ज्योमेट्रिक, और क्या क्या होगा, कैपिटल एन एंड बॉक्स 1, है ना? तो ये कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, ये कैपिटल एन चूज स्मॉल एन है, और यहाँ पे होता था एम चूज एक्स एन माइनस एम चूज एन माइनस एक्स, ये होता था, ठीक है? तो यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। सो एम यहाँ 8 है, और पहले एम था, हाँ एम तो 8 ही चलेगा, तो यहाँ पे एम 8 है। सो 8 क्यों है, क्योंकि कैपिटल एन माइनस कैपिटल दिस। देखो ये आ गया जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें चाहिए था, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये सेकेंड पार्ट इसका आंसर, ठीक है ना, ये आएगा। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सो आप लोग हाइपर ज्योमेट्रिक में जानते होंगे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता था। वहाँ होता था एन इंटू एम बाई एन, तो यहाँ जाएगा एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाई एन। और ये मुझे क्वेश्चन में अभी ये ई एक्स है, जरा निकालो, इसमें कुछ दिया है। अब मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर में क्या होता है, एक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू याद है, एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, तो यहाँ सिंगल सैंपल साइज है, सो एक्स ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू ई एक्स, यहाँ से आ जाएगा मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। तो ये कितना है, एक्स ऑब्जर्व्ड, हमें क्वेश्चन में बी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक्स ऑब्जर्व्ड 4 है, सो 4 इज इक्वल टू ई एक्स। ई एक्स यहाँ से निकालो, स्मॉल एन मुझे दे रखा था 6 रख दो इसमें, तो 6 इंटू कैपिटल एन माइनस 6 अपॉन एन। क्या हम यहाँ से कैपिटल एन निकाल सकते हैं, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है, ठीक है। इस इक्वेशन से जो कैपिटल एन की वैल्यू आएगी वो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर आएगी, चेक कर लो जी। तो पहले मैंने पर्टिकुलर ट्राई किया, उससे एक इंट्यूशन आया कि हाइपर ज्योमेट्रिक होगा, तो हाइपर ज्योमेट्रिक बना दिया, एंड देन यहाँ से आ गया। और इसको सॉल्व कर लो आप, 4 इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 6 अपॉन कैपिटल एन, इससे जो एन की वैल्यू आएगी वो एन का मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होगा। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 8th में आते हैं, तो 8th क्या कह रहा है देखिए। सो द 8th क्वेश्चन इज, पढ़ो पहले तुम लोग, पढ़ो देखो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 भी आईआईडी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, x बार दे रखा है, t1 दे रखा है, t2 दे रखा है आपको,
तो बोल रहा है कि बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन x बार, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 गिवन T1 गिवन T2। इसमें ये नहीं बताया कौन सा नोन कौन सा अननोन है ना, इसको बताना चाहिए था सिग्मा स्क्वायर नोन है अननोन है। बी में बोल रहा है ऑब्टेन द एग्जैक्ट क्रिटिकल रीजन ऑफ द लेवल अल्फा टेस्ट फॉर जब म्यू जीरो है अगेंस्ट म्यू जीरो नहीं है। सो एच नॉट में म्यू जीरो है अगेंस्ट म्यू जीरो नहीं है, दैट रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ दिस इज सफिशिएंटली लार्ज। तो इसका मतलब है कि यहाँ कहना चाह रहा है अच्छा देखो तो यहाँ लगा लो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है ना। अच्छा यहाँ तो ये दे रखा है ना क्रिटिकल रीजन, तो एक्चुअली यहाँ पे तो दे रखा है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ एक्स बार स्क्वायर अपॉन T1 इज मोर देन इक्वल टू सम के। जब सफिशिएंटली लार्ज बोलता है ना इसका मतलब ये है, तो ये दे रखा है। तो यहाँ साइज का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ से आ जाएगा। सो आप साइज का यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो, यू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ साइज, ये लगाओ। तो यहाँ से आपको निकालने हैं के की वैल्यू, तो इससे काम हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आएगा, काई स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि एक्स बार का आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन तो जानते ही हो। एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और ये जो समेसन एक्स आई स्क्वायर T1 लिखा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नॉन, अच्छा काई स्क्वायर तो ये भी होगा लेकिन नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर हो जाएगा T1 का डिस्ट्रीब्यूशन ना। क्योंकि एक्स बार तो ऐसा है ना, तो यहाँ पर जो रिजेक्ट एच नॉट है इफ ये है एक्चुअली ऐसा है, ये क्रिटिकल रीजन है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिस्ट्रीब्यूशन इसका निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा अंडर एच नॉट ना, तो म्यू तो जीरो कर देंगे। अच्छा म्यू अगर जीरो हो गया तो ये आ जाएगा, तो फिर ठीक है काई स्क्वायर में आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर टाइम, चल जाएगा है ना। तो ये भी काई स्क्वायर आ जाएगा, ये भी काई स्क्वायर आ जाएगा। तो काई स्क्वायर का रेशियो क्या होता है, उसको थोड़ा नंबर से शिफ्ट कर दोगे तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये के जो है ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में आएगा फिर, क्योंकि ये भी काई स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, ये भी काई स्क्वायर में अंडर एच नॉट ना। तो अंडर एच नॉट मीन तो जीरो है, और मीन जब जीरो हो जाएगा है ना, यहाँ म्यू जीरो कर दोगे तो ये नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में एक्स आई ना, तो एक्स आई अपॉन सिग्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ कि डिनोमिनेटर कैसे काई स्क्वायर होगा, वैसे ही न्यूमिनेटर भी काई स्क्वायर हो जाएगा। काई स्क्वायर का रेशियो लो, फिर एफ में चला जाएगा, उससे आप निकाल पाओगे। तो सी कुछ ऐसा आएगा, मान लो एफ एम एन और अल्फा टाइप का, इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ क्या है, मोर देन है कि लेस देन, मोर देन है। तो हम लोग यही लेते थे ना, मोर देन इक्वल टू एफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखे हम, तो जैसे मान लो भी काई स्क्वायर जैसे बना देता हूँ, तो यहाँ है ना, इधर अल्फा लेते हैं तो ये अल्फा होता है, तो एफ एम एन अल्फा। तो इस टाइप का कुछ आंसर आएगा। ये एम एन आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ठीक है। मैं जिस बता रहा हूँ आंसर इस टाइप का आएगा बी पार्ट में। तो ये बी पार्ट का आंसर हुआ। अब आते हैं ए पार्ट में, ठीक है। सो ए पार्ट में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है T1 गिवन एक्स बार, ओके ठीक है। देखते हैं तो यहाँ क्या बताया नहीं है कि क्या है एक्चुअली, है ना। जैसे ठीक है बी पार्ट तो हो जाएगा।
अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो T1 एक्चुअली है वो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ठीक है, ये है। सोचो भाई तुम्हें क्या कर सकते हैं। तो बी पार्ट तो मैंने कर दिया है, फर्स्ट पार्ट देखो क्या कर सकते हो, इसको ट्राई करके। कर पा रहे हो भाई, आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं देखो। अगर इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, जैसे एस स्क्वायर हम लिखते थे यहाँ पे, अगर मैं एस स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा, 1/2 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही ना। सो यहाँ पे जो ये T2 है, अगर ध्यान से देखो आप, तो ये 2 गायब है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 2/3 एस स्क्वायर है। और आपको एक चीज पता होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट होता है ना। सो एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट इन नॉर्मल सैंपल, ये थ्योरम है। इसी वजह से एक्स बार एंड T2 जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब आते हैं T1 पे। क्या हम T1 को लिख सकते हैं इसके टर्म में, T2 और एक्स बार के टर्म में? तो आई थिंक यस, इसमें क्या है कि अगर मैं T2 को खोल दूं तो क्या होगा, T2 जो है 1/3
समेसन आई फ्रॉम 1 to 3, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हो जाएगा। इसको ज़रा थोड़ा और खोलो, सो 1/3 समेसन ये तो आ जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर, वही t1, सो t1 फिर यहाँ पे nx बार, अच्छा इसका स्क्वायर था, सो ये हो जाएगा प्लस 3x बार स्क्वायर, x बार तो नंबर है बाहर आ जाएगा, 2x बार समेसन एक्स आई nx बार, तो -2x बार और समेसन एक्स आई nx बार, यहाँ 3 है 3x बार, तो ये आ जाएगा 6x बार का स्क्वायर। तो फाइनली जो मैं कहना चाह रहा था कि जो t2 है वो है 1/3 टाइम t1 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3x बार स्क्वायर, यही है। देखो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे t1 चाहिए था, इस इक्वेशन से t1 निकल आएगा। अच्छा t1 भी t2 भी रख देता हूँ, t2 2/3 ऐसे स्क्वायर है, रख दो। सो यहाँ से अगर मैं t1 निकालूं, सो 3t2 प्लस 3x बार स्क्वायर इज इक्वल टू t1, हो गया काम। अब चलो वहां रख देते हैं, सो मुझे t1 चाहिए ना, हाँ रख दो t है ना। सो इसी t1 को मैं s के टर्म में लिख देता हूं, तो t1 जो है यहाँ से 3t2 किसके इक्वल होगा, 3t2 2s स्क्वायर होगा, सो 2s स्क्वायर प्लस 3x बार का होल स्क्वायर, हो गया काम। देखो तो ये रिलेशन यूज करके ना हम लोग बी पार्ट ये वाला सॉल्व कर सकते हैं ये। सो एक्सपेक्टेशन t1 की जगह रख दो 2s स्क्वायर प्लस 3x बार का होल स्क्वायर गिवन x बार, ठीक। तो होगा क्या, यहां से एस स्क्वायर एंड एक्स बार आर इंडिपेंडेंट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, एक्स बार गिवन है तो। सो 2 बाहर करो, ई ऑफ एस स्क्वायर गिवन एक्स बार प्लस 3 बाहर करो, ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर गिवन एक्स बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, सो ये जस्ट ई ऑफ एस स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट 3, और यहाँ एक्स बार तो गिवन ही है, तो ये खुद एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा। और ये एस स्क्वायर का मीन कितना होता है, एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 3x बार का होल स्क्वायर। तो ये आंसर है इस वाले पार्ट का, ठीक है। सो दिस पार्ट इज एक्चुअली दिस, ये आ गया। सो ये आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ जो गिवन है ना उसके टर्म में आएगा, तो ये x बार के टर्म में आएगा, ये हो गया। सिमिलरली t1 गिवन t2 यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से t1 की जगह ये रख दो, हो जाएगा आंसर। सो सिमिलर आ जाएगा, सिमिलरली ये भी आ जाएगा। पुट करो यहाँ पे t1 की वैल्यू, ये t1 रख दो और t2 की जगह भी रख देना ये वाली चीज़, t2 वाला ये वाली चीज़ रख देना। तो सेकेंड पार्ट अगर मैं सॉल्व करूँ कि t1 गिवन t2, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, 3t2 प्लस 3x बार स्क्वायर गिवन t1 गिवन t2। अब t2 तो इंडिपेंडेंट है, तो मतलब यहाँ से तो इसका जो आंसर आएगा, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखेगा, तो यहाँ से 3t2 गिवन t2 t2 हो जाएगा, x बार और t2 इंडिपेंडेंट है, तो 3 टाइम e ऑफ x बार स्क्वायर, ओ एक मिनट, गिवन दिस ना, गिवन है तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो e गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर ये आ गया 3 टाइम x बार स्क्वायर, ये आंसर है दूसरे वाले पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर ये, दूसरे पार्ट का आंसर ये, ठीक से अपना कैलकुलेशन कर लो। मैं आपको बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जैसे e ऑफ x गिवन x, ये x होता है, बस ये ध्यान रखना। तो यही मैंने यहाँ भी यूज़ किया है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये यूज़ हो गया है, ठीक है। यहाँ भी यही चीज़ आएगी, एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे आंसर आ गया। चलिए 9 देखिए, आई थिंक ये लास्ट ही होना चाहिए इस पेपर में, 9 क्वेश्चन ही आते हैं ना, हाँ फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पीएसबी का, इस वाले का है ना। देखो भाई इसको ट्राई करो। तो आपको ये क्या दे रखा है, कंसीडर अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई आई, एरर टर्म है ई आई, एक्स आई फिक्स्ड है, ई आई रैंडम एरर है विथ मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, डिफाइन 2 एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा एज फॉलोज, ठीक है।
तो ये आप पहचान पाओगे यहाँ पे समेशन वाई आई है ना. So obtained an unbiased estimator of beta as a linear function, linear combination of beta hat and beta 2. Find the mean square error of beta and beta 2, which between v1 v2 has a lower mean square error. तो आसान क्वेश्चन है, देखो. बेसिक रिग्रेशन पढ़ा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उससे आ जाएगा. तो पता लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो होता है ना, इसमें आप जानते होंगे ना अल्फा हेड का फॉर्मूला, बीटा हेड का फॉर्मूला. सो बीटा हेड क्या होता था, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, और ये आ जाता है वाई बार माइनस बीटा हेड एक्स बार. ये आता है लिस्ट स्क्वायर. और ये जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है वो भी अनबायस एस्टिमेटर है ना. लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर इज ऑल्सो अनबायस एस्टिमेटर. तो आपको समहाउ उसको इसके टर्म में लिख देना है. करके देखो, इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना. तो ये सब आसान है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज इजी. किसका लोअर मीन स्क्वायर एरर है, निकाल लो मीन स्क्वायर एरर इसका. तो ये जो एक है ना उनका जो क्या है सलभ सर का नोट्स है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा. देखो जिनको दिक्कत है, बाकी मैं भेज देता हूँ उनका नोट्स, तुम एक बार देख लेना जिनको दिक्कत हो उनको. अच्छा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कह रहा है कि obtain the unbiased estimator of beta as a linear combination of. अच्छा, तो ऐसा मान ले लीनियर कॉम्बिनेशन बोला है ना, तो कुछ ऐसा होगा obtained unbiased estimator of बीटा. तो ये जो बीटा हैट है, हालांकि यहाँ है ना, तो ये जो बीटा हैट आप निकालते हो एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, इसको लिखना पड़ेगा लैम्डा 1 टाइम बीटा 1 हैट प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम बीटा 2 हैट. इससे काम हो जाएगा. अच्छा, तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा. तो लैम्डा 2 ले लो, इसको चाहो तो इसको लैम्डा 2 ले लो, तो इससे कुछ मिल जाएगा. तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा. आ जाएगा. ऐसा लिखना पड़ेगा. एंड फाइंड मीन स्क्वायर एरर ऑफ बीटा बीटा. फिर मीन स्क्वायर एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है कि है ना, एम एस सी निकालो बीटा 1 हैट का, एम एस सी निकालो बीटा 2 हैट का, है ना, ये निकालो. फिर कह रहा है विच बिटवीन दिस हैज लोअर मीन स्क्वायर. अब कंपेयर कर लो, ये सिंपल कंप्यूटेशनल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, इजी है, देख लो. तो एक चीज अगर नोटिस करोगे यहाँ पे, ये जो बीटा 1 हैट है इसको लिख सकते हैं हम लोग एन वाई बार अपॉन एन एक्स बार. तो ये वाई बार अपॉन एक्स बार भी है ना, इस तरह से. ओके, और इसको बीटा डी, इसको एक्स वाई होल बार अपॉन एक्स स्क्वायर का वो है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. सो आई थिंक यहाँ से तुम फाइंड करोगे ना, सो ई ऑफ बीटा 1 हैट भी आई थिंक बीटा ही आएगा, और ई ऑफ बीटा 2 हैट भी बीटा ही आएगा. तो यहाँ से जो आपको चाहिए था अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा लैम्डा टाइम बीटा 1 हैट 1 माइनस लैम्डा टाइम बीटा 2 हैट, ऐसा आ जाएगा. और ये जो बीटा हैट है उसको मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा आ जाएगा. बाकी निकालो मीन स्क्वायर एरर, आसान है. तो एक मैं नोट्स भेज देता हूँ ग्रुप में, आप उसको पढ़ के इस कैलकुलेट कर लो. हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर तुम देखोगे तो उस पीडीएफ में डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा. यहाँ पे है ना, हमें चाहिए एम एस सी ऑफ
इसका डायरेक्ट रिजल्ट है मीन स्क्वायर एरर ऑफ क्या है वाई बार अपॉन एक्स बार ना, यही तो है, बीटा 1 हैट। कितना आता है जी, किसी को याद है? डायरेक्ट रिजल्ट है ये, आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, एन सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे दिया ना वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेसन एक्स आई स्क्वायर, ऐसा आता है जी। देखो ये आई थिंक समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर आता है, सो कंफर्म कर लेना, ऐसे इस तरह कुछ आएगा। और ऐसे ही एम एस ई ऑफ बीटा 2 हैट, वो अगर फाइंड करोगे सो आएगा आई थिंक ये आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन ये आएगा ऐसा। इसका ही रिजल्ट है डायरेक्टली, इसका प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूँ बट यू कैन ट्राई डायरेक्टली। और इन दोनों में देख लो कौन सा छोटा है, इन दोनों में से पता चल जाएगा। सो विच हैज़ लोअर वेरिएंस, ये देख लो। हाँ यहाँ एन भी मल्टीप्लाइड है, समेसन करके स्क्वायर है, ये ज़्यादा होगा आई थिंक। ठीक है तो इससे कर लो, बाकी मैं नोट्स एक बार भेज देता हूँ। ठीक है मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया, इसको ढंग से पढ़ लो, आपको बेसिक लीनियर रिग्रेशन क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है तो आई थिंक इसके साथ ये खत्म हो गया है। अब बताओ 2020 का ऑब्जेक्टिव पार्ट किया था कि नहीं? इनको कोई है जो क्लास में थे रेगुलर? आई थिंक इसका भी पीएसबी ही करना होगा, पीएसए हो गया होगा। अब वो देखना पड़ेगा आपको क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है क्योंकि हम लोग पहले पीएसए कर रहे थे। नहीं सर, आई थिंक 2020 का पीएसए तो नहीं हुआ है। अच्छा तो अभी तक कहने का मतलब ये हुआ कि ये सो हम लोग ये डिस्कस कर अभी तक जितना किया है, जब से क्लासेस हो रही हैं तब से हम लोग पीएसए स्टार्ट किए थे 2024, 23, 22, 21, ये पीएसए हो गया था। फिर हम लोग पीएसबी पे आ गए थे है ना, 24, 23, 22, 21 ये हो गया ना। सो ये दोनों डन हो गया है। अब बचा है 20 से लेके 20, 19, 18, 17, 16 जो भी पेपर हमारे पास है, इसके Yes, दोनों sir, 16 बाकी तक है। है। तो ठीक है हम कंटिन्यू ही कर लेंगे। तो अगले क्लास से क्या करेंगे, कल से डेली क्लास होगी अभी। तो कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा पीएसए। जैसे पीएसए में मान लीजिए यहाँ पे आएगा टोटल 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें टोटल कितना 30 रहते हैं ना, 15 यहाँ तक है। एक साथ ही करेंगे, अब अलग अलग नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि पीएसए में जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फिर साथ में इसका पीएसबी भी डिस्कस कर लेंगे। तो वैसा होगा 30 क्वेश्चन पीएसए हो गया 2020 का, फिर इसमें पीएसबी होगा। तो सेम टाइम पे हम लोग पीएसबी भी उसी दिन मतलब कंटिन्यूएशन नेक्स्ट डे जो भी है लगातार पहले वैसा करेंगे, फिर पीएसबी डिस्कस करेंगे 20 का हो जाएगा। तो मतलब अगली क्लास होगी 2020 का पीएसए, फिर पीएसबी 2019 का पीएसए, पीएसबी, इस ऑर्डर में हम लोग कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है तो चलो ठीक है अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज ये स्टॉप करता हूँ। तो हालांकि क्लास 11 बजे तक थी लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। बाकी आपका काम है, मेन तो आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं चाहूँगा आप पहले बैठ के इसको सॉल्व करो, एग्जाम तो आपको देने हैं, तो इनको एग्जाम देना है उनको ज़्यादा मेहनत करना है ना, क्योंकि आप नहीं करो कोई और मेहनत करेगा उसका एग्जाम निकलेगा। सो वैसा है, सो आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो मैं अब यही कहूँगा कि अभी आप लोग बैठ के इसको सॉल्व कर लो, जो क्वेश्चन फंसते हैं कल मेरे से डिस्कस करो। कल भी क्लास होगी, टाइम यही रहेगा 9 से 11। तो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले, तो अभी बैठ के आप क्या करो अभी है ना, ये पीएसए इसका कंप्लीट कर लो, पीएसबी भी कंप्लीट कर लो, जो क्वेश्चन फंसेगा कल डिस्कस करो, या हम कल डिस्कस करेंगे फिर उसमें आगे देखेंगे। ठीक है तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू।